फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु आज के इस प्रोग्राम का होस्ट। मैं स्पेस टू ग्रो में लीड बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पे काम करता हूँ। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सबको इस सेशन में इस सेशन में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारी ये सीरीज़ ऑन बिकमिंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर टुवर्ड्स बिल्डिंग कम्युनिटी रेजिलियंस टू टैकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पिछले सेशन में मानव तस्करी पे कुछ प्राथमिक जानकारी जैसे कि मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, किस-किस प्रकार का होता है, आपका रोल एज़ अ कम्युनिटी लीडर वॉलंटियर क्या है, आप लीगल रिस्पॉन्स स्कोप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और इत्यादि पे हमने चर्चा किया था। आज इस भाग यानी कि लेवल 1 डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफायर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड उसका लीगल रिस्पॉन्स। इस सेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, उन पे कृपया गौर कीजिए। ये सेशन एक वेबिनार फॉर्म पे है, तो आप सब पार्टिसिपेंट्स म्यूट पर होंगे। अ, आपको कोई प्रश्न हो तो स्क्रीन पे दिए नीचे क्यूएनए बॉक्स है, उसमें प्लीज़ वो क्वेश्चंस डाल दीजिए। हम ट्रेनिंग के दौरान उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ट्रेनिंग के बीच हम कुछ पोल्स भी लॉन्च करेंगे एंड हम चाहते हैं कि आप उसमें भाग लें। आप कृपया करके उनके उत्तर दीजिए आंसर पे क्लिक करके। आशा करते हैं ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपकी कम्युनिटी को सुरक्षित रखने के लिए मैं बहुत सहयोग करेगा। ये सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आगे बढ़ते हुए चलिए मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर अनुज सिंघल को जो हमारी स्पेस टू ग्रो ऑर्गेनाइजेशन के को-फाउंडर एंड पार्टनर हैं। ओवर टू यू अनुज। Yeah, thanks, Himanshu. थैंक्स हिमांशु। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनुज है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब इतने सारे पार्टिसिपेशन को देख के, और थैंक यू एवरीवन टू कमिंग फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैं थोड़ा स्पेस टू ग्रो के बारे में बोलना चाहूँगा। स्पेस टू ग्रो एक इम्पैक्ट एक्सेलरेटर है, प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे कि सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, डोनर्स, स्टार्टअप्स, नॉन प्रॉफिट्स एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द डेवलपमेंट सेक्टर। हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि लाइक इन द वैल्यू ऑफ ग्रास रूट्स कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि लास्ट माइल इम्पैक्ट करते हैं डेवलपमेंट सेक्टर के हर एक प्रोजेक्ट में। स्पेस टू ग्रो इस ट्रेनिंग में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। ये प्रोग्राम सीबीओज और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज के लिए है, ताकि वो तैयार हो सकें टू फेस एंड प्रिवेंट द क्राइम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। स्पेस टू ग्रो इंटरनेशनल जस्टिस के साथ एक ऐप पे भी काम कर रहे हैं, और हमें आशा है कि ऐप बेस्ड सॉल्यूशन काफ़ी फ़ायदेमंद होगा मानव तस्करी को समझने में और नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए। ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग सीबीएस के लिए है। आज की ट्रेनिंग इस सीरीज़ का दूसरा भाग है, जिसमें हम कवर करेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे आइडेंटिफ़ाई करें और उसके लीगल रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, वो भी कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ट्रेनिंग से सबको लाभ मिलेगा। And we are very grateful to have Honorable former Justice Nadira Patira of Calcutta High Court, who has come as a keynote speaker for today's session, and she will share her insightful thoughts on the issue. Thank you once again, and back to you, Himanshu. थैंक यू अनुज। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस। मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ आवर कीनोट स्पीकर फॉर द टुडे सेशन, ऑनरेबल फॉर्मर जस्टिस नदीरा पतेरिया मैम ऑफ Calcutta High Court. It is a very privilege to have you among us today, ma'am, and thank you for taking out the time for this session. मैम कलकत्ता हाई कोर्ट में जज रह चुकी हैं। वो कलकत्ता हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में चेयरपर्सन भी थी। मैम ने झारखंड, उड़ीसा और कलकत्ता हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया है। उनके मानव तस्करी पे समझ और विचार काफ़ी इंसाइटफुल हैं, जो कि हमें कई बार उनके जजमेंट में पढ़ने को मिले हैं। वी आर ग्रेटफुल कि मैम आपने सेशन के लिए टाइम निकाला टू स्पीक टू दीज ग्रास रूट लेवल मेंबर्स जो दिलो जान से मानव तस्करी के विषय पर काम कर रहे हैं। A warm welcome to you, ma'am, and we are honored to have you among us today. Over to you, ma'am. Thank you. Himanshu, Anuj, Princey, and Sumarshi, I must thank you and to tell you that I unfortunately will not be able to speak in Hindi. So I will give a message
whatever I have to talk will be in English, to tell you the truth. So I will start. मैं शुरू करूँगी और what I have written, I'm going to read it. Later, if you want to take it and आपको print करना है, जो करना है, मैं जरूर आपको दे सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ ये बात. So we start with it and then you can translate it in Hindi if you want to. Yes, sure, ma'am. Yes, sure. I thank space. First of all, I wish all of you a very, very good morning. Okay, it's still 11:10, and I start with it. I thank Space to Grow and Jharkhand State Livelihood Promotion Society to make a part of this training program, building resilience to tackle human trafficking. The shift from human trafficking to anti-human trafficking is extremely interesting for me. For so many years, we have spoken only about human trafficking and its flip side. Today, we have an alternative, and we are going to explore that alternative. According to me, why should the police be the first responder as the incident happens between the offender and the child? But it is the neighbor who has seen the incident or the parent. These then become the first responder. The person to whom the incident has been narrated by the child is also the responder. He or she is a part of the community and the general public. These may be sensitized, and this is the reason this kind of seminar conference is organized. Yes, I'm a part of the judiciary, but I must confess that sometimes the judiciary has failed to the child under the POCSO Act. For example, two cases dealt under the POCSO Act by the judge of the Bombay High Court, Nagpur bench, is the result of judge not being sensitized. In both the cases, the judge acquitted the offender for reasons which cannot be accepted. I can understand in the first case, the court made a mistake. But when in another case, too, the judge acquitted the offender for the first time, this cannot be a mistake. But one is forced to say that the judge is totally insensitive. In fact, the subject judge was a deputy director of the Judicial Academy of the Maharashtra state. But this is neither here nor there. The judge never learned how to deal with these kind of cases and is totally insensitized. Delhi High Court granted bail to the offender of a 2.5-year-old child based on medical report and delay of 8 hours, although the neighbor first responder had caught the offender. I would say that the judge is also not sensitized as he or she was dealing with the case of a 2.5 child. Recently, an inmate of a Chennai home rang up child line, now all of you know 1098, and complained the atrocities meted to the inmates under the POCSO Act. We need more first responders to come out of the closet. Usually nobody wants to take the initiation. Remember this act. No, according to them, there's a lot of jamila, but this attitude must change. Remember, your act will help the child who has been wronged. We need more courageous and right thinking people, and there are many. All that we have to do is to push them in the right direction and tell them that their action will go a long way. This is sensitization and nothing more. Open any newspaper. At any page, you will read about a minor being raped. The law and sections are in place. But my question is, where have we, a part of the community,
public general failed. The answer is within us. हमारे में, अंदर में ही है. इसी कारण ये हम लोग नहीं, ये आंसर जो है, जो जवाब जो है, वो हमारे अंदर में ही है, हमारे आत्मा में है, पर हमने उसको कभी देखा नहीं है, हम लोगों ने कभी ढूंढा नहीं है, और हमने आपको we have not even shaken ourselves. And that is the reason which is very important, that we must shake ourselves from within. We will be inert. We are in fact, हम तो ये बोल सकते हैं कि we are inert, passive हैं. हमारे में वो जो energy जो होना चाहिए, we should be energetic, जो हम में नहीं है. हम ठंडे हो गए हैं. वो गर्माहट जो होनी चाहिए वो हमारे दिलों में नहीं है. बच्चों को लेके, बात बाकी से हमारे बहुत एनर्जी है हमारे में, बट बच्चों को लेके हमारे कुछ, वी आर टोटली इनएक्टिव, हमारे में एनर्जी नहीं है. एंड दैट इज द रीजन मैं ये बोलती हूँ कि यू मस्ट बी एनर्जेटिक एंड एक्टिव vis-a-vis the child. The time has come. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, the time has come to move as first responders, and we must combat human trafficking as a part of the community. Before I conclude, I must say that a case came before me and my brother judge in the division bench when I was in the High Court. And unfortunately, we had to dismiss the appeal. And the reason is because the materials were not enough before us. But the only reason I say this is because the first responder must honestly either file the complaint or make the statement and stick by it. And very often, मैंने जो देखा है कि many people, because of no jhamela, they don't want to get into it, they become a hostile witness. तो बच्चा का जो, वो लोग कभी सोचते नहीं है बच्चों के बारे में. They only think about, उनके बारे में सोचते हैं. तो the time, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि the time has come when we must give importance to that child, which is very important. Remember, मैं ये बोलना चाहती हूँ, remember, the child has been wronged and you must do justice to the child. That child can be anyone's child. It may be your child, it may be my child, my friend's child, and anybody's child. It can be anybody's child. I remember, और ये बहुत खेद के साथ मुझे ये कहना बोलना पड़ेगा, is that एक family friend, कई बच्चे, they come and meet people, gentlemen, women, as a family. Ma'am, the child looks at that family friend who is a male, looks and address that gentleman as uncle or bhaiya. And this, when वो बच्चा नहीं समझता है, वो बच्चा नहीं समझता है कि उसका अब्यूज हो रहा है मेंटली और फिजिकली. और मैं बताऊं कि ये लड़की, उनका फैमिली, वो लोग फैमिली फ्रेंड्स थे. The lady had a very good position in the government. The father of the child was working in that outfit, उसी जगह में, organization में. अब वो जब बच्चा, वो husband of that lady, they would come and meet. उनके घर में, किसके भी घर में, माने अंकल, जो organization
जिसमें वो लेडी काम करती थी, तो वो पेरेंट्स आते थे बच्चों को के साथ मिलने के लिए, और वो बच्चा भी आते थे उनके घरों में। उसमें क्या होता था कि वो जेंटलमैन जो था वो बच्चा को लेके बाहर दूसरे रूम में लेके जाता था। अब वहां पर वो पता नहीं क्या होता था, क्या नहीं होता था, वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर वो बच्ची कुछ नहीं बोलती थी। एक बार उसने अपने पेरेंट्स को बोला, तब उसके पेरेंट्स जो थे, माँ तो बोलना चाहती थी पर बाप बोला नहीं, अगर हम बोलेंगे तो उसका काम, his job was at stake. he would have to give his resignation या उसको निकाल देते। तो इसी कारण उन्होंने कंप्लेन नहीं फाइल किया, और वो जो बच्ची she suffered। और यही हम बताना चाहते हैं कि we misuse our powers। हमको कभी अपना पावर्स को मिसयूज नहीं करना चाहिए। And especially, maybe that man was not happy with his wife. Maybe he was a very viral person. उनमें बहुत strength थी, emotional, and maybe he wanted a young girl. पर आप ये तो सोचो कि ये बच्ची तुम्हारी भी बच्ची हो सकती है, पर उन्होंने ये नहीं सोचा। ये तो that बच्चा was just a जरिया, was just a tool, and वही वो कर रहा था कि he was misusing her physically and he was pressurizing her mentally। यही हम बोलना चाहते हैं कि ये कभी नहीं होना चाहिए। और इसी कारण मैं बोलती हूँ कि चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। A child is very important, and the time has come to rise and do your little bit. Namaskar. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was a very enlightening speech, and the main points which you have covered is just hit the bullseye. As in, why should police be the only first responder out there? As in, we need more first responders, and the things like the voice should come. हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए, and हमने अपने बच्चों को किस तरह से रॉन्ग किया है और किस तरह से हम अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। आई थिंक दीज वर सम ऑफ द की टेक अवेज फ्रॉम योर स्पीच व्हिच वर वेरी एनलाइटनिंग, एंड थैंक्स अ लॉट मैम फॉर सच अ ग्रेट स्पीच। Thank you very much for having me there in your panel. Thank you. Bye bye. ऑल आवर प्रिविलेज मैम, थैंक यू। Thank you. Bye bye. Namaskar. अब मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे ट्रेनर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। सो हमारे फर्स्ट ट्रेनर प्रिंसी जोसेफ। प्रिंसी लीड पार्टनरशिप है इंटरनेशनल जस्टिस मिशन में। शी फैसिलिटेट्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड इंटरवेंशंस एंड नेटवर्क ऑफ केयर, एंड वो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखती हैं डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग को इनहांस करने में। इसके पहले प्रिंसी ने जेंडर प्रोग्राम पर यूनिसेफ महाराष्ट्र और ग्रास रूट ट्रेनर नेटवर्क्स के साथ काम किया है। हमारी आज की दूसरी ट्रेनर है सोमश्री दास। सोमश्री सीनियर स्पेशलिस्ट पॉलिसी एंड लीगल रिसर्च के तौर पे काम करती हैं स्पेस टू ग्रो में। वो एक लॉयर हैं बाय प्रोफेशन, एंड इसके पहले उन्होंने वेरियस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पॉलिसी एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन पर काम किया है। उनके काफ़ी एक्सपीरियंस है ऑन ट्रेनिंग लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ऑन AST एंड लिटिगेशन। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ द ट्रेनर्स। ओवर टू यू सोमश्री। Thank you. Somashi, you're on mute. नमस्कार। तो जैसे कि आपको पता है, ये अभी एक सीरीज चल रहा है ताकि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम लोग मानव तस्करी, ये जो एक बहुत ही भयानक क्राइम है जो सोसाइटी में लिंगर कर रहा है, इसको हम लोग कैसे मुकाबला कर सकते हैं एज अ ग्रास रूट लेवल, एट द ग्रास रूट लेवल। तो ये हम लोग की कोशिश है। तो जैसे कि हम लोग अपने पहले भाग में डिस्कस किए थे बेसिक्स ऑफ मानव तस्करी की क्या है, कैसे हम लोग को इसको सोसाइटी में कैसे हम लोग डील करते हैं। तो आज वही सीरीज का दूसरा भाग है, लेवल 1 है जो,
आज हम लोग यहाँ पे कि कैसे हम लोग को ये समझेंगे कि कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है ये वेरियस काइंड के बहुत तरीके के मानव तस्करी होते हैं, तो इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे ताकि हम लोग एज अ ग्रास रूट लेवल पे हम लोग कैसे इसको समझ पाएंगे कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये क्या 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 ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है कि नहीं, ये एलिमेंट्स क्या क्या है, ये हम लोग डिटरमाइन करेंगे। और उसके बाद हम लोग ऑल्सो देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको लीगली कैसे इसको आगे ले सकते हैं ताकि ये जो ऑफेंडर्स या क्रिमिनल्स है इन लोगों को हम लोग रोक पाए ऐसे क्राइम होने से सोसाइटी में। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार सेशन के कैसे कैसे सेशन चलेगा वो मैं एक बार बता देना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट सेशन में जो हम लोग डिस्कस किए थे, ट्रेनिंग हुआ था, उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बहुत ही क्विक रिविजन होगा। उसके बाद हम लोग आज के जो मेन मुद्दा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्राइम, क्या साइंस या फिर क्या क्या कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है ये क्राइम को अपनी कम्युनिटी में, उस पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आखिर में हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं, लीगली क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसको लेके आगे बढ़ने में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग आज थोड़ा पहले लेवल 1 लेवल 0 का जो है एक बार रिकैपिचुलेट या फिर याद कर लेंगे कि क्या हम लोग डिस्कस किए थे। तो सो लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे कि मानव तस्करी क्या होता है, वो किस किस प्रकार का होता है और कैसे कम्युनिटी में हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि मानव तस्करी में 3 बहुत ही अहम चीज होती है। एक है 3 एलिमेंट्स मिला के मानव तस्करी होता है, एक्ट, मीन्स एंड पर्पस। एक्ट यानी कि कोई कार्य, मीन्स यानी कि कोई माध्यम, एंड पर्पस यानी कि कोई मकसद। सो एक्ट क्या क्या हो सकता है, रिक्रूटमेंट, किसी को रिक्रूट करना, काम पे जोड़ना, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, हार्बर करना, किसी को शरण देना, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी को डरा के, धमका के या फिर झूठ बोल के, धोखेधारी करके, वो होता है हमारा, वो माध्यम से होता है। और आखिर में जो पर्पस होता है वो एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण। वो किसी भी तरीके का शोषण हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, बंधुआ मजदूरी हो सकता है, ऑर्गन को रिमूव करना हो सकता है, या किसी और तरीके का भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये जो पैंडेमिक होने के कारण कैसे ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। एंड जैसे पहले भी होता था, अभी अभी पहले हम लोग जो देखते थे कि सिर्फ कोई वेश्यालय में ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम लोग बोल सकते थे, बट वैसा नहीं है, कहीं भी हो सकता है। ये आपके घर के बाजू में जो रहते हैं उनके साथ हो सकता है, या राह चलते एक बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी का शिकार हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। ऑनलाइन में भी आजकल काफी हद तक ये जो मानव तस्करी का जाल है ये बहुत आगे तक बढ़ चुका है। तो हमें बहुत ही जागरण और अवेयर रहना पड़ेगा। सो ये डिस्कस करते हुए मैं हम लोग जो लास्ट सेशन में एक लर्निंग्स हम लोग क्या समझ पाए थे, मैं एक पोल लॉन्च करना चाहूंगी। तो आप लोग कृपया इस पे पोल का जो आपको सही लगता है वो आंसर पे आप लोग क्लिक कीजिए। सो हिमांशु, कैन वी जस्ट लॉन्च द पोल? श्योर। ओके। हम अपने समुदाय में मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए एक सामुदायिक नेता या स्वयंकर को रूप में क्या कर सकते हैं? ग्रेट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको इस पोल में पार्टिसिपेट करने के लिए। 1 मिनट का टाइम है, तो आधा टाइम पार हो चुका है। सब कृपया इस पे आपका आपका क्या लर्निंग था लास्ट सेशन में, हम लोग जानना चाहेंगे। कृपया पोल पे जो आपको सही लगता है वो आंसर पे क्लिक कीजिए।
ओके, थैंक यू। तो हाँ, आपने एकदम, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव आंसर्ड द करेक्ट क्वेश्चन कि हमें ऑल ऑफ द अबव करना चाहिए, कि हमें अवेयरनेस, कम्युनिटी में क्या चल रहा है, क्राइम है, इसके बारे में अवेयरनेस सिर्फ हमें ही नहीं, हमें बाकियों को भी कम्युनिटी में ये अवेयर करना चाहिए। फिर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि कोई अगर मूव कर रहा है, हमारे कम्युनिटी से निकल के कहीं जा रहा है, या कोई नया कोई आया है, ये भी हमें मेंटेन करना चाहिए एक रिकॉर्ड। और जो डेटाबेस है हमारे स्टेक होल्डर्स का, उसको हमें कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहना चाहिए और उनके साथ कोलैबोरेटिवली काम करना पड़ेगा। एंड और एक जो बहुत अहम चीज है, डेवलप फीडबैक मैकेनिज्म, ताकि कोई कुछ बोले तो कहीं कोई गलती या छूट हो रहा है तो वो, ताकि हम लोग और इम्प्रूव कर पाए। फीडबैक मैकेनिज्म अगर हम लोग कर पाते हैं केस को प्रोग्रेस करने में, तो वो भी काफी फायदेमंद रहेगा। तो एकदम सही, मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव आंसर्ड द परफेक्ट आंसर, कि इन सारे चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम लोग ये मानव तस्करी को हमारे कम्युनिटी में रोक पाते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि ये लास्ट सेशन का ही रिविजन में ही है, कि हम लोग लास्ट सेशन में ये भी डिस्कस किए थे कि 3 जगह पे हो सकता है ये, सोर्स एरिया पे हो सकता है तस्करी का, ये जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या फिर शोषण हो रहा है, ये सोर्स एरिया पे हो सकता है, ट्रांजिट में हो सकता है, और या डेस्टिनेशन। सोर्स एरिया बोले तो जहाँ से जो मूल जगह है वहां से, ट्रांजिट एरिया बोले तो पैराग्राम जो होगा जहां से एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए, और डेस्टिनेशन होगा जो गंतव्य स्थान है। तो सोर्स एरिया क्या क्या हो सकता है, हम लोग जाने थे कि टी एस्टेट, कोई रेफ्यूजी कैंप हो सकता है, कोई रिहैबिलिटेशन कैंप हो सकता है, कोई डिजास्टर एरिया हो सकता है जहाँ पे कोई एक भूकंप या कुछ भी ऐसे तरीके का कुछ हुआ हो, या कोई महामारी फैला हुआ, तो ऐसे एरियाज में हो सकता है। एरियाज ऑफ ड्राउट, जहाँ पे एकदम पानी नहीं है या फिर फ्लड हो रहा है, ऐसी जगह पे हो सकता है। जहाँ पे पॉवर्टी बहुत है, चाइल्ड केयर होम्स में भी हो सकता है, जहाँ पे सिविल अनरेस्ट है, स्कूल्स में, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, या फिर कहीं भी होटल्स में भी हो सकता है, कहीं पे भी ये हो सकता है। ट्रांजिट होगा अगेन एक जगह से दूसरे जगह जाने के टाइम पे जो होगा, जैसे कि बस स्टेशन, रेलवे, एयरपोर्ट, होटल, धर्मशालाज, कस्टम ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस, यहाँ पे हो सकता है। एंड फाइनली डेस्टिनेशन हो सकता है कोई लीगल या इलीगल फैक्ट्री में हो सकता है, कोई ब्रिक क्लिम जहाँ पे ब्रिक्स तैयार हो रहा है वहां पे हो सकता है, कोई ब्रॉथेल में हो सकता है, कोई अबॉर्शन क्लिनिक में हो सकता है, जहाँ पे स्क्यूड रेशियो, जेंडर स्क्यूड रेशियो, जैसे लड़कियां कम ज्यादा है या लड़के कम है, तो ऐसे एरियाज में भी हो सकता है। जैसे कि काफी सारे हरियाणा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया था, कश्मीर में भी, कि काफी लड़कों का रेशियो ज्यादा है, तो इस कारण काफी टाइम पे केसेस के रेशियो के हिसाब से काफी ईस्टर्न जोन से काफी लड़कियों को लाया जाता था यहाँ पे शादी करने के लिए। सो ऐसे काफी सारे फैक्ट्स देखा गया है। सो यही हम लोग लास्ट सेशन में कवर किए थे। तो ये हमारा एक रिकैप था। आगे बढ़ते हुए आज का सेशन में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो क्राइम है, इसको कैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क, हमारा आज का जो मूल विषय है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पहले कुछ जनरल आइडेंटिफायर्स के बारे में बोलना चाहूंगी, जो ये सारे टाइप ऑफ मानव तस्करी, जैसे कि हम लोग पहले बोल चुके हैं कि मानव तस्करी हो सकता है कोई वैश्यालय में, या फिर जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वो नॉट लिमिटेड टू अभी वैश्यालय, वो किसी के घर में भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग ने देखे। तो ये यहाँ पे भी हो सकता है सेक्स ट्रैफिकिंग के कारण, या बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी के लिए, या चाइल्ड लेबर जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं लेबर के तौर पे, ऑर्गन ट्रैफिकिंग या ऑनलाइन ट्रैफिकिंग। ये सारे केसेस में ये बहुत ही जनरल आइडेंटिफायर्स है, या फिर जैसे हम समझ पाए कि ये ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी हो रहा है, तो ये जनरल जो आइडेंटिफायर्स होगा, तो हम लोग काफी बार अगर देखेंगे गौर से,
तो देख पाएंगे कि काफी बार देखा गया है हम लोग के प्रैक्टिकल जो रियलिटीज हम लोग जब केसेस के सामने आते हैं तो हम लोग ने देखा है कि काफी जनों के शरीर में काफी जैसे कि चेहरे पे या हाथ पे या हाथों नस पे कोई काटने का निशान होगा, कोई फिजिकल अब्यूज या मारने का, कोई सिगरेट का वो बट का वो एक जलने का कुछ रहेगा, ये सब हो सकता है। किसी पे हो सकता है कि गर्म पानी फेंक दिया तो कहीं जल गया। तो ये एक बहुत ही अहम चीज है कि हम लोग जब हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें तो ये चीज को हम लोग गौर करें। इसके बाद और एक चीज देख सकते हैं कि काफी बार केस करते वक्त हमने देखा है कि वो लोग जब हम लोग बोलते हैं कि मेडिकल टेस्ट के लिए चलो, तो वो लोग अवॉइड करना चाहते हैं, वो डिले करना चाहते हैं ये प्रोसेस को, मतलब टाइम लेना चाहते हैं कि ताकि मेडिकल टेस्ट ना हो पाए या देर से हो जाए। तो ये भी एक चीज गौर करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर और एक देखेंगे कि उन लोगों का बातों में जो फ्लो है वो काफी स्ट्रेट नहीं है, मतलब काफी विसंगति है उन लोगों के स्पीच में, कभी ये बोल रहे हैं तो कभी दूसरा कुछ बोल रहे हैं, तो वो फ्लो नहीं रहता है। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज हो सकता है, एक तो ये विसंगति हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि वो इंसान लगेगा कि कुछ एकदम सीख के आया हो, कहीं से पढ़ के आया हो, कहीं से रट के आया हो, एक कविता के जैसे वो बोले जाएगा। तो वो जैसे हम लोग कोई नया बात कर रहे हैं तो हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, फिर बोलेंगे, बट ये लगेगा कि कहीं से समझ के एकदम मगअप करके एकदम सीख के आए हैं, या इसका खुद का भाषा है, ये हो नहीं सकता। तो ये भी गौर करना चाहिए हमें। दूसरा चीज देखना जो हमें चाहिए कि काफी बार हमने देखा है कि ये जो उनका असल एज है, देख के लगेगा कि ये काफी छोटा है, बट बोलेंगे कि नहीं मैं तो 18 साल का हूँ, ऊपर हूँ। क्यों? क्योंकि 18 साल की उम्र होने से आप कोई काम कर सकते हो, जैसे कि कंसेंशुअल होगा, अगर कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का हो तो वो बात हो जाएगा, या फिर कोई एक काम कर रहे हो, जैसे कि चाइल्ड लेबर केसेस में भी हमने देखा है कि वो एक काम कर रहे हैं बट वो कोई अडल्ट ही कर सकता है। तो काफी बार ये वो लोग अपना एज जो उम्र है वो छुपाने का कोशिश करते हैं, बट वो दिख जाता है कि नहीं ये असल एज ऐसा नहीं हो सकता है। सेक्स ट्रैफिकिंग के केसेस में हमने देखा है कि काफी बार उन लोगों को मेडिसिन और इंजेक्शंस देके भी थोड़ा उन लोगों की उम्र बढ़ाने की कोशिश करता है, बट हमें समझना पड़ेगा बातों बातों में कि कैसे ये बात कर रहे हैं। ये सबसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या हो सकता है असल इसका उम्र। फिर एक चीज हमने और भी देखा है कि काफी बार ये लोग लगते हैं कि ठीक से खाना नहीं मिला है, या फिर कोई केमिकल उन लोगों पे छिड़का गया है या फेंका गया है, एसिड हो सकता है या कोई भी केमिकल हो सकता है। वो लोग आंखों आंखों में बात, मतलब आंखों में डायरेक्टली नहीं देखेंगे, कहीं और देखेंगे, अवॉइड करना चाहेंगे आपसे डायरेक्टली बात करने का, तो वो आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं। और एक चीज जो हो सकता है कि काफी बार वो काफी शर्मीले हो सकते हैं, या फिर डरे हुए हो सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं, है ना, कि आप जब बात कर रहे हो तो वो लोग वो सारे साइंस दिखा सकते हैं। सो इनमें से कोई भी या क्लब्ड साइंस हो सकता है जो हमें गौर करना पड़ेगा जब हम लोगों को लगता है कि कोई पर्सन हो सकता है ये मानव तस्करी का शिकार। तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें से कोई भी या क्लब्ड वे में हो सकता है, अगर हम लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक आइडेंटिफायर्स क्या हो सकता है हर एक तरीके के मानव तस्करी जो है, हर एक तरीके के केसेस में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जनरल आइडेंटिफायर्स था। आगे बढ़ते हुए हमारा फर्स्ट आइडेंटिफायर है सेक्स ट्रैफिकिंग, जहाँ पे शारीरिक शोषण होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि वो काफी खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, मैलनरिश्ड दिख सकते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे, या फिर अब्यूज का साइन हो सकता है,
उनके पास और एक गौर करने का चीज होना हमें देखने का जरूरी है कि उनके पास ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है काफी बार देखा गया है कि उनके पास नहीं होता है। फिर काफी बार लगता है कि उनके पास सामान जो है कहीं लाइक हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं इजीली, तो काफी कम सामान होता है, या फिर वो सामान देख के समझ आता है कि नहीं ये यहाँ पे रेगुलरली रहती नहीं है। तो क्या होता है ना कि ये सेक्स ट्रैफिकिंग के केस में एक जगह पे ये लोग ज्यादा दिन नहीं रुक पाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेते जाते रहते हैं। तो ये चीज हमें गौर करना चाहिए। ये भी देख सकते हैं कि काफी लंबे घंटे तक ये काम कर रहा है, एंड जहां पे ये लोग रुक रहे वहीं पे काम कर रहे हैं। एंड काफी बार हमने ये भी देखा है कि कोई होटल में या मोटेल में कोई लड़की छोटी सी बच्ची सी लग रही थी, एंड वो काफी बार बोला गया है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उनके साथ जो आदमी रहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा डैडी है। डैडी जो टर्म है ना, ये पिंप जो ये सब धंधे में लगाते हैं बेसिकली जो बोला जाता है, तो ये लोग को डैडी, इन लोग के टेक्निकल टर्म जो इन लोग लोकली बोलते हैं, तो ये एक स्लैंग है, तो ये लोग डैडी बोल के बुलाते हैं इनको। ये भी और एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज जब मैं काम कर रही थी मैंने देखा है कि इनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो काफी फिजिकल और डेंटल, दांत पे गौर करेंगे तो देखेंगे कि काफी डिफॉर्म्ड होते हैं काफी बार, ये हर केस में नहीं बट काफी बार ये भी दिखता है। एंड ये भी दिखेगा कि काफी बार उन लोगों पे थप्पा लगाया या टैटू जो बोलते हैं कि हाथ में लगाया, बैक पे लगाया, लोअर बैक पे, नेक पे, कहीं भी हो सकता है। काफी बार ये भी देखा गया है कि फैमिली रेस्टोरेंट में बच्चे काम कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग अभी चाइल्ड लेबर एक्ट में देखे हैं कि जो अमेंडमेंट हुआ है कि फैमिली रेस्टोरेंट में आप काम कर सकते हो अगर बच्चे हुए तो एक सर्टेन आवर्स तक। बट ये चीज का भी काफी बार फायदा उठाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये तो हमारे फैमिली में ही काम करता है, फैमिली का ही बच्चा है, बट काफी लॉन्ग आवर्स तक करते हैं, तो दैट विल बी एन आइडेंटिफिकेशन पॉइंट कि हाँ ये हो सकता है। एंड अगर टेस्ट करते हैं तो हम लोग ये भी देख पाएंगे कि काफी बार ये सारे सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के केस में कि उन लोगों में ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी दिख सकता है। एंड काफी बार ये भी दिखता है कि वो लोग को सॉरी कोई रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कि इस एरिया तक ही आप जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जा सकते हो, या फिर कोई सिर्फ खिड़की से देख पाएगा, सो बहुत लिमिटेड, या फिर कोई साथ साथ जा रहा है, चल रहा है कि क्या बात कर रहा है, सारा मूवमेंट को ट्रैक करे। तो ये सब चीज हमें सेक्स ट्रैफिकिंग के आइडेंटिफायर्स के हिसाब से गौर करना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बॉन्डेड लेबर्स का क्या क्या आइडेंटिफायर्स है। मैं प्रिंसी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो आके इसको समझाए। थैंक यू। नमस्कार, जोहार सबको। आप लोगों के सामने तो नहीं मिल सकता है, लेकिन आशा करती हूँ कि इस तरह हम लोग इस बात पे चर्चा कर पाएंगे। अभी तक हम लोग जैसे देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मानव तस्करी। इसको अगर हम सोचें कि एक पेड़ का तना है और उसकी कई सारी शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा जिसके बारे में अभी सोमश्री ने बात की वो है लैंगिक शोषण या शारीरिक शोषण के लिए जब तस्करी की जाए। इसी तरह एक दूसरी शाखा है इस मानव तस्करी की जिसका नाम है बंधुआ मजदूरी। अब इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप लोग जहां भी हैं, अगर आप दोस्तों के साथ बैठे हैं या अपने सीबीओ ग्रुप के साथ बैठे हैं, जवाब दे सकते हैं, या तो अपने मन में ये बातें सोचिए कि आपके और आपके घर के आसपास से क्या कुछ लोग काम की तलाश में बाहर गए हैं क्या? क्या अकेले नौजवान लोग गए हैं? क्या एक ग्रुप बना के गए हैं? क्या कई सारे परिवार मिलकर गए हैं? ऐसा है क्या? अगर गए हैं तो क्या वो लोग क्या क्या तरीके का काम करते हैं? आपको पता है क्या इस बारे में कि वो किस शहर गए हैं? क्या आपके नजदीक के अगले जिले में गए हैं या अगले प्रदेश में गए हैं? इसके बारे में जरा सोचिए। क्या कोई आए हैं? आप शायद किसी शहर में रहते होंगे या ऐसे शहर में रहते होंगे जहाँ पे बहुत सारा उद्योग चलता है, तो क्या आप देखते हैं कि आपके आसपास कई सारे ऐसे नौजवान लड़के एक ग्रुप बनाकर काम के लिए आए हैं? ऐसा भी हो सकता है। क्या आपको पता है कि अलग अलग तरीके की जो मजदूरी का काम होता है उसके लिए सबसे कम से कम सैलरी कितनी होनी चाहिए?
ईंट बनाने के काम के लिए सबसे कम कितनी पगार मिलनी चाहिए, पेड़ काट के जंगल का एरिया है उसमें सारा पेड़ काट के उसको साफ करने का काम है, उसके लिए कितनी कमाई मिलनी चाहिए। किसी के घर पे काम करने आते हैं, है ना, घर काम करने वाली लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं। क्या आपको पता है कि इन सारे कामों के लिए और 8 घंटे के काम के लिए कितनी मजदूरी होनी चाहिए? सोचिए जरा। हाँ, सोचिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये सोचिए कि ये बात किसको पता होगी। क्या कोई सरकारी व्यक्ति है जिसको ये बात पता होगी? एक और बात, जब हम लोग कहीं काम के लिए जाते हैं, हम क्या सोचते हैं वहां पे कम से कम क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कितने घंटे का काम होना चाहिए, क्या जितना भी मर्जी काम करवाना होना चाहिए, या 8 घंटे के काम के लिए 8 घंटे वाली मजदूरी, और 8 घंटे से ज्यादा का काम है तो उस हिसाब से मजदूरी होनी चाहिए। अगर बच्चे वहां काम कर रहे हैं तो क्या वो बच्चों के काम करने वाली जगह है? कुछ जगहें हैं ऐसी, क्योंकि हमारा देश गरीब है, कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पे बच्चों को काम करने के लिए सरकार ने कहा है ठीक है ये यहाँ काम कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा जोखिम का काम नहीं होना चाहिए, और इतने घंटे काम करने के बाद अपने स्कूल में जाना चाहिए। आप जिन बच्चों को काम करते हुए देख रहे हैं, क्या वो स्कूल जा पा रहे हैं? क्या वो थोड़ा काम और स्कूल ये दोनों चीजें कर पा रहे हैं क्या? ये भी एक सवाल है। इन चीजों को आप मन में रखिए। क्या ऐसा आप अपने आसपास देखते हैं, या जो आपके आसपास से कोई लोग बाहर जिले में या बाहर शहर में गए हैं, उनके बारे में आपको ये बातें पता हैं क्या? क्या वो आपको फोन कर पा रहे हैं क्या? या बहुत दिनों से गए और बहुत महीनों से कोई खबर नहीं है उनकी? अगर ये कुछ बातें हैं ध्यान में, तो थोड़ी हमें फिक्र होनी चाहिए। ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसी एक आशंका है कि शायद उनके साथ शोषण किया जा रहा है। जब बंधुआ मजदूरी इस प्रकार का शोषण हो, तो हो सकता है कि वो बस अगले जिले में ही हो, ये नहीं कि बहुत दूर हो सकता है भारत के बाहर हो। तो इस समय कोई एक सरदार, कुछ कुछ प्रदेशों में बोलते हैं कि हाँ सरदार आया है, वो दूसरे जिले से या दूसरे स्टेट से खबर लाता है कि हाँ ऐसा फला फला जगह है, बैंगलोर है या दिल्ली है या बंबई है, ऐसे शहरों में काम है, 20 आदमियों का काम है, एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां के लिए कुछ आदमी चाहिए, या पेंटिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है, वहां पेंटिंग का काम होना है, या टाइल बनाने का काम होना है, या गारमेंट फैक्ट्री का काम होना है, 20 लड़के चाहिए। मैं वहां पे इतनी पगार मिलेगी, मैं पूरे आने जाने का व्यवस्था कर दूंगा, ट्रेन का टिकट मैं दूंगा, और तो और मैं सैलरी एडवांस में दे दूंगा, काम तो वहां पहुंच के करना लेकिन उससे पहले मैं आपको सैलरी दे दूंगा। ऐसे कुछ वादे करते हुए लोग आ सकते हैं, और ऐसी संस्थाएं भी हैं। झारखंड के अगर आप लोग हैं तो कल ही अखबार में आया है कि मानव तस्करी के एक बहुत बड़े धुरंधर आदमी, पन्ना लाल नाम है उनका, उनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि केंद्र सरकार की एजेंसी है, उन्होंने पकड़ा है। और वो और उनके भाई बहुत सालों से प्लेसमेंट एजेंसी, है ना, ऐसी एक छोटी सी कंपनी खोलते हैं जहाँ पे इस तरह तरह के कामों के लिए वो बोलते हैं कि आइए हमारे यहाँ फॉर्म भरिए। ये कुछ एजेंसीज अच्छी हैं, ठीक हैं, लेकिन कुछ एजेंसीज इलीगल हैं, वो गलत काम करती हैं। उन्होंने एजेंसी तो खोल रखी है लेकिन काम है मानव तस्करी का। ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सोचें, क्या आपके परिवार से या आपके आस पड़ोस से कोई बाहर गए हैं और बहुत वक्त हो गया है, या त्योहार के लिए बहुत समय से उनके तरफ से कोई खोज खबर नहीं है, वो बहुत डरे हुए से दिखते हैं, उनका शरीर, जैसे हमने पहले सोमश्री ने बात की, ऐसा लगता है कि ज्यादा खाना पीना ठीक नहीं हो पा रहा है वहां पे। अगर ऐसे लोग आपके ध्यान में आते हैं, तो आपके लिए ये सेशन बहुत जरूरी है। हम जानेंगे कि क्या हो सकता है, कि क्या वो किस तरह किसी तस्करी जैसी सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं।
एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू प्रिंसी, काफी जानकारी मिला हमें कि बॉन्डेड लेबर या बंधुआ मजदूरी में क्या क्या आइडेंटिफायर्स होते हैं। इसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग या ऑर्गन को लेकर जो तस्करी हो रहा है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो एक बहुत ही ये कहीं भी हो सकता है हमारे सोसाइटी में। अगर आप ऐसा देखते हो कि किसी का अब्डोमेन या पेट का स्ट्रक्चर कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ अजीब सा हो रखा है, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो सकता है कि वो ये मानव तस्करी का शिकार है, कि उनके पेट में कोई दाग है कटा हुआ, जैसे कि हम लोग ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक पेट में कटा हुआ दाग है, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो सकता है। या फिर काफी एनेमिक है, मतलब आंख आंख पेल हो रखा है, या फिर अगेन जैसे कि प्रिंसी ने भी डिस्कस किया है, जो बहुत ही कॉमन एक चीज है कि काफी मेलनरिश्ड है, काफी सुखड़ा हुआ है, काफी सूख गया है, ऐसा कुछ दिखे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी देखें कि एक इंसान कोई क्लिनिक जहाँ पे सर्जरी या ऐसा कुछ हो रहा है, तो कोई क्लिनिक या कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल से ऐसे निकल रहा है, एंड वो काफी डरा हुआ है या फिर वल्नरेबल है, एंड एक हाथ में एक थैला का मतलब काफी पैसा या ऐसा कुछ लेके निकल रहा है। तो ये सब चीजें हमें गौर करने की जरूरत है जब हम लोग अगर कोई ऑर्गन ट्रैफिकिंग या ऑर्गन तस्करी का अगर हम लोग समझना चाहे कि ये शिकार हो सकता है ये इंसान ऐसे तरीके का तस्करी में। तो एक मुअज़्ज़म बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था। तो उस सर्वे में ये ऐसे विक्टिम्स ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग का किया था, 32 जनों का किया था। तो यहाँ पे 32 जनों का किडनी उन लोगों की बॉडी से निकाला गया था। तो जब निकाला गया था तब काफी दिनों बाद भी जब ये दाग, पेट का जो कटा हुआ दाग जो सिलने का होता है, वो जब हल्का भी हो गया, फिर भी उन्हें काफी वीक लगता था, काफी टायर्ड लगता था, काम नहीं कर पा रहे थे, एंड स्पैज़म या दर्द का बहुत महसूस होता था। इवन दो उन लोगों का वो दाग हील कर गया था, वो काफी हद तक साफ हो गया था वो दाग, बट फिर भी ये दिख रहा था उन लोगों में। एंड काफी सारे जैसे कि पुरुषों का जो होता है वो हाफ सिंड्रोम बोला जाता है, मतलब कोई उन लोगों का पुरुषता में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये भी देखा गया था कि इन लोगों में मतलब 32 जनों में से लगभग 50% उन लोगों का काफी एंग्शियस हो गए थे, सो नहीं पा रहे थे ठीक से, खाना ठीक से नहीं खा पा रहे थे, चैन खो गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे। एंड लेटर ऑन जब इन लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि ये करने के बाद आपको क्या क्या महसूस होता है, तो काफी जनों ने काफी दुख प्रकाश किए थे कि ये करना नहीं चाहिए था उनको, या फिर काफी शर्मिंदा थे कि ऐसा काम कर लिया, कि ऐसे ऐसे उन लोगों के साथ हो गया। तो काफी करने के बाद ये महसूस होता है कि कितना बड़ा लॉस कर चुके हैं अपने लाइफ में। तब पैसे के रिक्वायरमेंट में या फिर कहीं मजबूरी हो सकता है कि जिसके लिए ये काम किया हो उन्होंने, बट लेटर ऑन जो काफी रिग्रेट होता है कि ऐसा मैंने क्यों किया, या काफी शर्मिंदा हुआ जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में से एक ऑर्गन चला जाता है, आपका बॉडी गठन जैसे हुआ है, भगवान ने दिया है, वो एक ऑर्गन चला जाता है, तो पूरा शारीरिक चलन में कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। तो हमें ये भी देखना है इंसानियत के तौर पे भी, जस्ट नॉट एज अ कम्युनिटी वॉलंटियर कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग को हम लोग रोके, बट एज अ ह्यूमन बीइंग भी, एज एन इंसान हम लोग दूसरे आदमी को या इंसान को कैसे ऐसे हालत में, ताकि वो ना हो,
वो हमें हेल्प करना चाहिए ताकि ऐसा चीज ना हो पाए, उनका लाइफ पूरा बर्बाद ना हो जाए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए चाइल्ड मैरिज यानी कि बच्चों का शादी, ये भी काफी कॉमन है हमारे मानव तस्करी में। तो यहाँ पे हमने देखा है कि काफी जो इनका आइडेंटिफायर्स है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? जैसे कि आप ये फोटो में भी देख रहे हो कि कैसे शादी हो जा रहा है एक बच्ची का एक बड़े इंसान के साथ, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि कोई बड़ी औरत के साथ एक बच्चे का शादी हो रहा है। ये भी देखा गया है। ये ऐसा नहीं कि हर टाइम कोई बच्ची का ही कोई बड़े इंसान आदमी के साथ होगा, उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है? जनरली लड़कियां ही होती है जो ब्राइड ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं, चाइल्ड मैरिज के ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं। तो कोई छोटी सी बच्ची हो सकती है, उसके मांग में सिंदूर देख सकते हो, या गले में कोई मंगलसूत्र हो सकता है, छोटी सी बच्ची। तो वो हो सकता है एक शिकार बच्चों का शादी के लिए जो तस्करी किया जाता है उसके लिए। या फिर जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी हो सकता है, लड़की बड़ी हो सकती है या लड़का बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये भी एक क्राइम है। एंड आप देख के भी समझ पाओगे कि जो जैसे वो बात कर रहे हैं या फिर जैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो वो देख के भी हम लोग, वो बात करते हुए भी काफी बार हम लोग को समझ आ जाता है कि नहीं, ये इंसान चाइल्ड मैरिज की शिकार हो सकती है या हो सकता है। तो ये कुछ छोटे क्लूज है कि हम लोग, ताकि उनको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये मानव तस्करी के केस में आ सकता है। क्योंकि चाइल्ड मैरिज भी हमारे जो लॉज है उनके अगेंस्ट है, तो चाइल्ड मैरिज होना नहीं चाहिए। तो चाइल्ड जैसे कि डिफाइन किया गया है चाइल्ड मैरिज एक्ट में, उसमें बोला जाता है कि कोई भी लड़की जो 18 साल के नीचे हो या कोई भी लड़का जो 21 साल के नीचे हो, वो शादी कर लेते हैं तो उसको चाइल्ड मैरिज कहा जाता है। तो ये सारे क्यूज है ताकि हम लोग समझ पाए कि ये कोई पर्टिकुलर केस हमारे कम्युनिटी में चाइल्ड मैरिज की केस है या नहीं, एंड हम लोग अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले सकते हैं ताकि उसको रिपोर्ट कर पाए, एंड ताकि एक दूसरा एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। चाइल्ड मैरिज होके काफी बार उन लोगों को कहीं और भेज दिया जाता है या बेच दिया जाता है। ब्राइड ट्रैफिकिंग ये भी कॉमन है, जैसे कि मैंने पहले भी एक स्लाइड में बोला था कि एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं, एंड फिर उन पे एक इंसान से शायद शादी होता है, बट उनका शारीरिक संबंध 4-5 आदमियों के साथ रखना पड़ता है। तो ये शोषण ताकि ना हो पाए, स्पेशली बच्चे के साथ होता है, क्योंकि वो लोग काफी यंग होते हैं, उन लोगों को समझ काफी कम आता है, तो उन लोगों को शादी करवा देते हैं, एक बर्डन के तरीके से देखते हैं, और उन लोगों को शादी करवा के छुटकारा मिलने का कोशिश किया जाता है, काफी बार पैसों के कारण या कोई भी मजबूरी के कारण, समझ के कारण। तो ये अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि ये हो सकता है चाइल्ड मैरिज की विक्टिम। अभी हम लोग एक पोल लॉन्च करेंगे जो हम लोग अब तक डिस्कस किए हैं, उसके ऊपर एक प्रश्न है। आप लोग कृपया उस पे आंसर कीजिए। पोल का जो आंसर्स है, आपको जो सही आंसर लगता है वो आप उस पे क्लिक कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिमांशु, कैन यू प्लीज लॉन्च द सेकंड क्वेश्चन? Sure. Okay. Victims may be nervous, shy, have discrepancy in what they speak, show sign of physical abuse, look younger than reported age. यानी कि पीड़ित नर्वस, शर्मीला या कुछ भी बोलता है, उसमें विसंगत हो सकता है। शारीरिक शोषण का लक्षण रिपोर्ट की गई आयु से कम दिखाया सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है? काफी पार्टिसिपेशन हो रहा है, काइंडली सब पार्टिसिपेट कीजिए, और हमारे पास सिर्फ 10 सेकेंड बाकी है। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल सही। जो हमने इस सेशन के शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि कुछ भी हो सकता है,
जैसे जो जेनरिक आइडेंटिफायर्स है वो उसमें इंसान नर्वस भी हो सकता है, या फिर कहीं काफी डरा हुआ हो सकता है, शाई हो सकता है, उसके बातों में कंसिस्टेंसी नहीं हो सकता है, अभी एक कुछ बोल रहा है दूसरी बार दूसरा कुछ बोल रहा है, कोई फिजिकल अब्यूज का मार्क हो सकता है, अपनी उम्र जो बोलता है उससे जो रिपोर्टेड एज है वो काफी अलग हो सकता है, दिखता कुछ है और उम्र बढ़ा के बोलता है। ये काफी कॉमन फैक्टर्स है इन जनरल मानव तस्करी के केसेस में। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइम, गवर्नमेंट लीगल कंस्ट्रक्ट। तो पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अगेन बॉन्डेड लेबर पे। तो मैं प्रिंसी को टेक ओवर करने के लिए बोलूंगी, वो एक केस स्टडी डिस्कस करेंगी, उसके बाद जो एलिमेंट्स है इस बंधुआ मजदूरी का उसके बारे में चर्चा करेंगी। प्रिंसी। तो एक और सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा, और इसी तरह जैसे आपने चैट बॉक्स में अपने सवाल डाले हैं। सिचुएशन ये है, सिचुएशन है, समझिए एक आदमी है रवि। रवि के पिताजी ने श्याम से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया। ठीक है, कुछ 1-2 साल बाद ऐसा हुआ कि रवि के पिताजी गुजर गए और उन्होंने जो 1 लाख रुपया कर्ज लिया वो कर्ज रह गया। अब ये कर्ज कैसे उतारा जाए? तो श्याम ने कहा, रवि से कहा, रवि अब तुम्हारे पिताजी ने कर्ज लिया था, वो मैंने तुम्हारी जरूरत के समय मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने तुमको ये कर्ज दिया, अब इसे चुकाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे यहाँ आके काम कर लो, 5 साल काम कर लो और 5 साल में ये 1 लाख रुपए चुकता हो जाएंगे। अब रवि ने भी सोचा ठीक ही है, कर्ज लिया है तो लौटाना ही चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा होगा कि 5 साल बिना मजदूरी के तो ठीक ही होगा, इसने हमारी जरूरत के वक्त मदद की है, तो चलो ये जैसा बोल रहा है मैं ऐसा कर लेता हूँ। इस सिचुएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप ऐसी सिचुएशन के बारे में जानते हैं? ऐसी परिस्थिति में को आपने सुना है? किसी के बारे में क्या रहा है आपका अनुभव? अगर आप थोड़ा शेयर कर पाए चैट बॉक्स में तो बहुत अच्छा रहेगा। हम बंधुआ मजदूरी को मानव तस्करी जो एक कानून है उसके अंदर एक जुर्म माना जाता है। इसका थोड़ा हिस्ट्री बताना जरूरी है आपको कि ये कानून बनाया क्यों गया। ये कानून बनाया उस समय गया जब हमारे देश में ज्यादातर खेती-बाड़ी का काम होता था, और खेती-बाड़ी का काम में जैसा आप सोच सकते हैं 1970 वगैरह के दशक में काम करने वाले मजदूर ज्यादातर अपने देश में निरक्षर थे, है ना, पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास जमीन भी नहीं थी, तो वो ज्यादातर जमींदारों के यहाँ काम करते थे। कुछ जमींदार तो अच्छे होते थे, वो इन मजदूरों को अपने परिवार जैसा देखते थे, उनका खाना पीना, उनको वहीं जमीन में एक छोटा सा घर बना के देते थे। मजदूर के घर में अगर कोई बीमार पड़ता था, शादी है, कोई भी जरूरत है, तो ये जमींदार उन चीजों का ख्याल रखते थे। बस शर्त इतनी थी कि ये मजदूर और अगर हुए तो इनके बच्चे भी इसी जमींदार के वहां काम किया करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इंसानी फितरत है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये जो संबंध था जमींदार और जमीन पे काम करने वाले मजदूरों का, ये सिस्टम गड़बड़ा गया। इसमें शोषण आने लग गया, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया। ऐसा कहा गया कि अच्छा मैंने तुमको 5,000 रुपए दिए थे तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे माताजी का क्रियाक्रम करने के लिए, अब तुम मेरे यहाँ काम करो। 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, 10 साल काम किया, उसके बाद भी कर्ज नहीं चुक रहा है।
अब ये मजदूर ज्यादातर जो निरक्षर हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं या ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि बाबा कैसे है कि 5,000 रुपया 10 साल काम करने पर भी कैसे चुक नहीं रहा है। ये हिसाब पर सवाल उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, है ना? क्योंकि आसपास अगर कोई ऐसा सवाल उठाएगा तो उसके साथ क्या होता है ये भी इन लोगों ने देखा हुआ है। अब ये सिस्टम होते होते गांव से हटकर शहरों में भी आ चुका है ना? शहरों में जैसे जैसे, और तभी हम लोग के, आपकी जगह होगा, मेरी जगह होगा, हम लोग की जगह से हम देखते हैं कि कितने ही लोग, नौजवान लोग, पूरे के पूरे परिवार, छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, ये पूरे के पूरे परिवार पलायन करते हैं। अब पलायन करना गलत नहीं है, हमारा देश है, हमें पूरी आजादी है हम कि हम पलायन करें। हमें यहाँ मजदूरी नहीं ठीक मिलती है, वहां बेहतर मजदूरी मिलती है, तो हमें वहां जाना, ये हमारा हक है, हमें इसकी आजादी है। लेकिन क्या ये आजादी सही है कि मेरी मजबूरी का फायदा उठाया जाए, कि मैं निरक्षर हूँ या मेरे घर में किसी तरह पैसे की कमी हो गई है, या किसी के क्रियाक्रम के लिए, या मेरी बहन या बच्ची की शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं जुटाए हैं, तो कोई आके उस चीज का फायदा उठाए? ये तो सही नहीं है। ऐसी सिचुएशन लेकिन आने बहुत ही नॉर्मल है, बहुत साधारण रूप से कई लोगों के जिंदगी में ये सिचुएशन आएगी। हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरह इस सिचुएशन को और इस जोखिम को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए कि आपके आसपास के जगहों में आमतौर पे लोगों को जब पैसों की कमी होती है तो वो कैसे पैसों का इंतजाम करते हैं? क्या वो बैंक जाते हैं? क्या आसपास ऐसी बैंक की व्यवस्था है, स्टेट बैंक है, कोई और सरकारी बैंक है, या वो कर्जदार गांव के अंदर ही या छोटे से शहर के अंदर ही कोई और इंसान है, वो पेशेवर कर्ज देते हैं, क्या वो उनके पास जाते हैं? जो पेशेवर कर्ज देते हैं, हर जगह अच्छे भी इंसान हैं, बुरे भी इंसान हैं। हम यहाँ पे बुरे वालों की बात करेंगे, ठीक है? सोचिए कि क्या ऐसे कोई हैं जो पैसे की वजह से बहुत तंगी में चल रहे हैं, वो एक पहले एक खतरे का समय आ गया है, ठीक है? अगर किसी ने कर्ज लिया भी है तो उसको चुकाने की शर्त, जैसे कि हमने इस सवाल में पूछा था, क्या शर्त ये होनी चाहिए कि नहीं, तुमने मुझसे कर्ज लिया है तो तुम मेरे ही यहाँ काम करो? अब अगर तुमने कर्ज लिया है भाई, तुमने 5,000 रुपए लिए, 50,000 रुपए लिए, तुम कहीं भी और से लेकर आओ, मुझे मेरे पैसे मिलने से मतलब है। लेकिन बंधुआ मजदूरी में ऐसा नहीं होता है। बंधुआ मजदूरी में अगर तुमने मुझसे कर्ज लिया है, मेरी शर्त है कि तुम मेरे ही यहाँ काम करोगे, और केवल मैं ही बता सकती हूँ कि तुम्हारा कर्ज कब चुका है। तुमको हिसाब विसाब नहीं पता है। सोचिए इसके बारे में। सोचिए कि ऐसी स्थिति से गुजरने वाले इंसान की, ऐसी स्थिति से गुजरने वाले परिवार के दिमाग में उनकी क्या अवस्था होगी? क्या वो खुद उठकर भागने की दशा में होंगे? उनके छोटे बच्चे होंगे, या महिला गर्भवती होंगी? क्या अगर वो झारखंड जैसे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट जाते हैं जहां उनको भाषा नहीं पता है, जहां उनके आसपास अपने गांव वाले लोग, अपनी भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं, जहां उनको ये नहीं पता है कि ये रोड कहाँ जाती है, यहाँ से स्टेशन या बस स्टैंड कितना दूर है, ये कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि उनको बाहर आने जाने की आजादी नहीं होती है। क्या ऐसे लोग ऐसी मजबूरी की सिचुएशन को छोड़ पाएंगे? सोच के देखिए। और ऐसे समय अगर आप जैसा कोई स्वयं सेवी एकदम से उनके सामने आ जाए, तो क्या वो एकदम से आप पे भरोसा करेंगे कि आप अच्छी मंशा से आए हैं उनके पास? मुश्किल है, क्योंकि उनके पास ये नौकरी की बात बताने वाला भी कोई परिचित था, कोई रिश्तेदार था, या कोई गांव का बहुत ही जाना पहचाना इंसान था, और ऐसा लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मेरी मदद करने के लिए आया है ना? और फिर वहां पहुंचकर जब जो मजदूरी बताई गई थी, कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि मारपीट है, बल्कि सुबह 4 बजे उठाया जाता है और रात में जब तक काम खत्म ना हो तब तक काम करवाया जाता है, और मजदूरी पूछने पे कहा जाता है अरे तुमको उस दिन तो दिया था 2 किलो चावल, वो तुम्हें क्या मुफ्त में मिल गया? इस तरह का उनके मन में कंफ्यूजन बना देते हैं कि हाँ बात तो सही है, मैंने काम तो किया लेकिन उसने मुझे 2 किलो चावल भी दिया, तो मतलब मेरा कर्ज बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि जैसे हमने अभी रवि और श्याम की बात की,
इन लोगों के बीच में कोई लिखित करार हुआ होगा, हो सकता है हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो। अगर लिखित करार अग्रीमेंट नहीं हुआ है तब भी उसको बंधुआ मजदूरी माना जाएगा। जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट है उसमें ऐसा कहा गया है कि ना केवल लिखित अग्रीमेंट या करार बल्कि मौखिक मुंह से कही हुई एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी अगर किसी ने भरोसा करके कोई काम की तलाश में निकल जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी माना जा सकता है, अगर उसका वहां जाके शोषण हुआ हो। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन को अगर हम किसी सरकारी अफसर के सामने ले जाएंगे, वो ये नहीं कह सकते हैं कि अरे यहाँ तो करार ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि तुमने उसने कर्ज दिया था और तुमने उस किया नहीं। आपको उन्हें बताना पड़ेगा, है ना। यू एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आप जिनको ये क्राइम के बारे में सबसे पहले पता चला है, आप उन्हें सूचित कर सकते हैं कि सर मैडम, बॉन्डेड लेबर कानून में ऐसा साफ साफ लिखा गया है कि लिखित करार जरूरी नहीं है। अगर एक मजबूर व्यक्ति जो पैसे की कमी की वजह से या अपनी जाति की वजह से उसे इस बंधन में डाला गया हो कि तुम्हें फला जगह आना है, काम करना है, मैं जो तय करूंगा मजदूरी तुम्हें लेनी है और जब तक मैं कहूंगी तब तक तुम्हें मेरे यहाँ काम करना है, इसे बंधुआ मजदूरी माना जाएगा और इसे इस कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है। एक और बात, यहाँ स्क्रीन के दाएं साइड हम 4 बातें देखते हैं, एडवांस, अग्रीमेंट, मिनिमम वेज, अब्यूज और जनरेशनल। ये थोड़ा लीगल बात है, जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी जब हम ये कंप्लेंट किसी के पास ले जाएंगे, हम किसी सरकारी अफसर के पास या किसी के पास ले जाएंगे, अगर वो ये बोलें कि नहीं एडवांस है लेकिन करार नहीं है, इसका मतलब बंधुआ मजदूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर एडवांस है या किसी तरह का करार है या जो सबसे कम से कम मजदूरी जो सरकार ने ठहराई है वो नहीं दी जाई है और उसके अलावा उसके ऊपर ज्यादा काम करने का और दूसरे तरीके का शोषण किया जा रहा है, इसमें से कोई भी एक चीज भी अगर मजदूर के साथ हो रही हो और वो अपने बयान में ये चीज साफ साफ बता पाए तो इसे बंधुआ मजदूरी कहा जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि चारों बातें सबके साथ होनी चाहिए, इसमें से कोई एक बात भी अगर हुई तो इसे बंधुआ मजदूरी मानकर इसके पीछे कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिचुएशन से जुड़े हुए अगर आपके कोई अनुभव हैं या आपके कोई सवाल हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या इसे बंधुआ मजदूरी माना जाएगा, बंधुआ मजदूरी माना जाए तो हम क्या करें, क्या कोई ऐसा फंसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई या मेरा दोस्त या मेरी भाभी कोई ऐसी जगह फंसा हुआ है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो जरूर यहाँ पे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा बंधुआ मजदूरी में अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो क्या क्या एलिमेंट्स होता है। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर तस्करी हो रहा है किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करने के लिए, तो फिर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है, और उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग एक केस स्टडी पे गौर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जेड वाई के अंकल है या फिर चाचा है, और वो एकमात्र गार्जियन है जो देखभाल करता है वाई का, और उसके मम्मी पापा नहीं है, वाई के ओनली गार्डियन जेड है। वो रेगुलरली देखा गया था इस केस में कि वाई को रेगुलरली वो एक वैश्यालय में भेज रहे हैं। वाई का उम्र है 16 साल। वाई को इस वैश्यालय में भेजने के लिए जेड को हर महीने एक पैसा मिलता था इस वैश्यालय से। आपको क्या लगता है ये केस मानव तस्करी इसमें इन्वॉल्व है, हाँ या ना? आप कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये वाला केस, ये वाई को यहाँ पे जो हो रहा है वाई के साथ, ये मानव तस्करी का कोई रूप है या नहीं, कोई प्रकार है या नहीं? बिल्कुल, ये एक मानव तस्करी का केस है, क्योंकि
यहाँ पे तीनों के तीनों चीज हम लोग को दिख रहा है। एक्ट है यहाँ पे एक, जैसे कि कोई कार्य हो रहा है, मीन्स है एक, और एक पर्पस है। एक्ट क्या है? यहाँ पे वाई को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसके घर से वैशाल्य में भेजा जा रहा है, उसको रिक्रूट किया जा रहा है काम करने के लिए, ये एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। और यहाँ पे जो जेड है, उसके चाचा, वो अपना जो, क्योंकि वो सोल गार्डियन है, ओनली गार्डियन है यहाँ पे, तो वो अपना जो पावर है उसको पूरा यूज कर पा रहे हैं कि तुमको ये करना होगा, जबरदस्ती हो रहा है उसके साथ। और यहाँ पे पर्पस क्या है इस वाले केस में? पर्पस इज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण तो होना है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है तो शोषण भी हो रहा है इस केस में, एंड यहाँ पे शोषण है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। और एक जो अहम चीज है हमें जो और भी गौर करना चाहिए कि यहाँ पे मनी एक्सचेंज भी हो रहा है, बेनिफिट कर रहा है जेड यहाँ पे। ये वाई को जब वो वैशाल्य में भेज रहा है, उसको हर महीने पैसा मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। तो एलिमेंट्स में अगर हम लोग देखें, वाई जो है एक माइनर थी, 16 साल की। प्लेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे था एक ब्रॉथेल, बट ये कहीं भी हो सकता है। ITPA जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है, वो बोलता है ये कहीं भी हो सकता है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि नहीं ये वैशाल्य में होना चाहिए। ये किसी के घर में भी हो सकता है, ये कोई गाड़ी में भी हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है, होटल मोटल कहीं भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मनी एक्सचेंज भी हम लोग देखे हैं कि जेड पैसा मिल रहा है उसको ब्रॉथेल से या फिर वैशाल्य से, उसको ओनर से पैसा मिल रहा है और अब्यूज कर रहा है वो अपना पावर, क्योंकि वो वाई का गार्डियन है, तो वो अपना पावर को यहाँ पे अब्यूज कर रहा है। जो हमें और भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो होता है इस टाइप ऑफ क्राइम में, फिजिकल वायलेंस काफी ज्यादा होता है। वर्बल अब्यूज मतलब मौखिक गाली गलौज बहुत ज्यादा होता है, जबरदस्ती, फिजिकल जबरदस्ती या वर्बल मेंटल प्रेशर काफी हाई होता है ये सारे केस में। और धोखेधारी का और पावर का काफी हद तक यूज होता है इन सारे केसेस में। इस केस में तो माइनर थी विक्टिम, बट ये मेजर भी हो सकता है, और जबरदस्ती उन्हें भेजा जाता है कंसेंशुअली। अगर माइनर है तो कंसेंट का बात बिल्कुल ही नहीं आता है कि माइनर, वो तो बोली थी जाने के लिए, वो रेडी थी, वो प्रश्न आता ही नहीं है। और मेजर के लिए भी काफी हद तक, जब हम लोग फील्ड केसेस, रियल टाइम केसेस देख रहे थे, कि हमने देखा है कि काफी मेजर्स को भी फोर्सफुली यहाँ पे भेजा जा रहा है, दूसरे कंट्री से लाके भेजा जा रहा है, या दूसरे प्रदेश से लाके उन लोगों इस काम में, या फिर अपने ही जगह पे उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है ये सारे कामों में। तो अगर ऐसे सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का, इमोरल ट्रैफिकिंग का केसेस है, तो यहाँ पे मेनली जो इन ITPA एक्ट है उसका सेक्शन लगता है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट का सेक्शन लगता है। अगर वहां पे वो बच्चे हो या फिर माइनर हो, लड़का या लड़की, स्पेसिफिकली लड़कियों का ITPA जाएगा। एंड अगर पॉक्सो का केसेस है, तो अगर माइनर दिखे तो डेफिनेटली पॉक्सो का सेक्शंस लगना चाहिए। और IPC का, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, कि सेक्शन 370 बहुत ही अहम सेक्शन है जिसमें मानव तस्करी को डिफाइन किया गया है, तो डेफिनेटली ये सेक्शंस लगेंगे। और साथ ही साथ जो और सेक्शंस है IPC के, वो भी लगेंगे ऐसे टाइप ऑफ केसेस में। इसके बाद हम अपना दूसरे तरीके का जो तस्करी होता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, जिसमें शरीर के अंग को ट्रैफिक या तस्कर किया जाता है, तो ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट में इसको समझाया गया है। सो पहले हम एक केस स्टडी देख लेते हैं। जेड को पैसे की जरूरत है, एंड क्योंकि उसको उनके बेटी का शादी करवाना है, वो काफी बीमार रहते हैं, एंड वो काम नहीं कर सकते हैं कि ताकि पैसा जोड़ पाए अपनी बेटी का शादी करवाने के लिए। इस सिचुएशन को देख के वाई जेड के पास पहुंचता है और बोलता है कि तुम अपना जो किडनी है मुझे दे दो, और मैं तुम्हें उसके एक्सचेंज में आपको पैसा दूंगा ताकि आप आपके बेटी को शादी करवा पाओ। जेड राजी हो जाता है, वो अपना किडनी दे देता है, एंड वो पैसा ले लेता है बेटी का शादी करने के लिए।
जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्गन ट्रैफिकिंग को लास्ट भाग में, हमने देखा था कि हेल्थ सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये सारे सिचुएशंस में जहां पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता है। इस केस में भी वैसा ही हुआ। जेड का हेल्थ में काफी कॉम्प्लिकेशंस, उसके पेट में दर्द होना, खाना खाने का मन नहीं होना, जितना भी काम कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, वो एकदम बिस्तर पे लेट गए थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे, एकदम बीमार हो गए थे। तो आपको क्या लगता है ये वाला केस ऑर्गन ट्रैफिकिंग या अंग को जो तस्कर करते हैं वो केस में आता है? आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये केस भी एक मानव तस्करी का प्रकार है, जहां पे हमारे शरीर के अंगों को ऐसे एक्सप्लॉय मतलब ट्रैफिक किया जा रहा था। यहाँ पे जेड के शरीर के अंग को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डेफिनेशन के अंडर आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑर्गन हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन के कारण, एंड प्रॉफिट भी हो रहा है। यहाँ पे ये आदमी एक सपोज वो ऑर्गन वो उसने 5,000 में जेड से लिया हो या कुछ भी अमाउंट, एंड वो दूसरी जगह पे बेच रहा है, तो उसको एकदम उसके साथ धोखेधारी हुआ है कि उसको समझाया नहीं गया जेड को कि इसका क्या क्या हो सकता है। ये अगर अपना बॉडी का पार्ट या ऑर्गन दे देता है तो उसके साथ शारीरिक क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसको समझाया नहीं गया। कोई ये लीगल ही नहीं है, ये प्रोसेस जो है ये लीगल नहीं है, सो ये इलीगली किया गया है, एंड डेफिनेटली ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग के डेफिनेशन में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर आता है। तो ट्रैफिकर्स यहाँ पे क्या करते हैं? बेसिकली ट्रैफिकर्स वहीं पे जाते हैं जहां पे उनको समझ में आता है कि ये काफी वल्नरेबल है, ये अभी इसको इजीली हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसका शोषण कर सकते हैं। यहाँ पे जेड का जरूरत था पैसे का, एंड वाई को वो बात समझ में आ गया था, तो इसीलिए वो जेड को जाके पकड़ा। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन तो डेफिनेटली हुआ है। जो भाव में जेड का किडनी लिया गया वो डेफिनेटली वो वाई उसको काफी ज्यादा पैसे में वो बाहर बेचा होगा। एंड की पार्ट इज यहाँ पे जेड का शरीर खराब हो गया, तब वाई उसके साथ नहीं था। जब उसका पूरा तबीयत खराब हो गया, वो बेड रिडन हो गया, वाई अपना काम करके चला गया। और जो यहाँ पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केसेस में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ ऑर्गन्स पे लिमिटेड नहीं, ये बियॉन्ड भी जा सकता है, ये दूसरे प्रकार के ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कि सेक्स ट्रैफिकिंग या लेबर ट्रैफिकिंग। सपोज किसी लड़के या लड़की को लेके गया शादी या कुछ भी बहाने देके, एंड फिर उसका कुछ दिन एक्सप्लॉइट करने के बाद उसको वैश्यालय में डाल दिया, एक्सप्लॉइट किया, एंड उसके बाद उसका ऑर्गन्स निकाल लिया। ऐसा भी हो सकता है। इस केस में ऐसा भी सिनेरियो हो सकता था कि वाई ने जेड को बोला कि तुम अपना ऑर्गन का दे दो तो शादी का पैसा मैं देख लूंगा, और आपकी बेटी जो है उसको उसके लिए मैं एक अच्छा लड़का ढूंढ के रखा हूँ, आप उससे शादी करवा दो और कम पैसों में हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट कर सकता था। ऑर्गन ट्रैफिकिंग को काफी बार ट्रांसप्लांट टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोग जो चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी के बारे में जो ट्रैफिकिंग जैसे होता है उसके बारे में थोड़ा गौर करेंगे। तो यहाँ पे ए जो है बी के पास पहुंचता है, जो एक कि उनकी एक जो बच्ची है, छोटी सी बच्ची बी के, उनको शादी करवा दे कोई और डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे प्रदेश में करवा दे। एंड ये करने से ए का जो फैमिली है वो काफी काफी पॉवर्टी या फिर काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजर रहा था। तो इस टाइम पे जाके ए बी के पास पहुंचता है, तो उसको पता था कि यहाँ पे जरूरी है बी को पैसे का, और इसीलिए अगर उसका शादी करवा दे तो जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन बच्ची का पालने का, वो कम हो जाएगा, प्लस कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस केस में क्या मानव तस्करी का आपको कोई साइन दिखता है या कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसमें? कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कीजिए।
बिल्कुल, इस केस में भी मानव तस्करी का एलिमेंट्स है। यहाँ पे एक बच्ची को एक जगह से दूसरे जगह पे लिए जाया जा रहा है एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। उसको क्या करेंगे उसके बाद पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। एंड सबसे गौर करने की बात है कि ये बच्ची माइनर है, छोटी सी बच्ची है जो 18 साल के नीचे है, तो उसको यहाँ पे लिए जाया जा रहा है। मायने नहीं रखता कि वो उसका कंसेंट था कि नहीं था, वो माइनर है एट द एंड ऑफ द डे। 18 साल के नीचे है तो वो माइनर है और उसका शादी नहीं हो सकता है हमारे जो लॉज है उसके अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ट्रैफिकिंग का चांसेस बहुत ही हाई है, क्योंकि यहाँ पे ये बच्ची का सेक्सुअली इसको यूज किया जाएगा, स्लेवरी में डाल दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारे केसेस में भी बहुत ही हाई चांसेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। तो यहाँ पे आप एलिमेंट्स जो है इस पे गौर कीजिए कि जो हमारा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड या बच्चा कोई भी लड़का अगर 21 वर्ष से कम हो या कोई भी लड़की 18 साल से कम हो तो वो चाइल्ड मैरिज और उनका शादी हो जाए तो चाइल्ड मैरिज माना जाएगा। और इस क्राइम में आप गौर करिएगा कि इस क्राइम में जो मेल जिसका शादी हो रहा है वो अगर 18 वर्ष के ऊपर है तो वो भी पनिश होगा। 21 साल से कम है बट 18 साल से ऊपर है, तब भी उसको इस क्राइम में पनिश किया जाएगा क्योंकि वो शादी कर रहा है किसी बच्ची के साथ। और जो शादी करवा रहा है कोई पंडित हो सकता है या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, उसको भी पनिश किया जाएगा। और पेरेंट एंड गार्डियन जो उसके देखभाल कर रहा था वो बच्चे का, या फिर जिसके साथ शादी हो रहा है उसके पेरेंट एंड गार्डियन दोनों पनिशेबल होंगे इस केस में। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल अप्लाई टू दीज ऑफेंसेस अंडर द एक्ट इफ दे वर कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एंड ये हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में रजिस्टर हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में भी होगा। अभी एज अ कम्युनिटी वॉलंटियर, कम्युनिटी लीडर, हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉल टू एक्शन क्या है हमारा? हम इसको आइडेंटिफाई करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो काफी बार लगता होगा कि ये केस मेरा नहीं है, इसमें तो मैं जानता तक नहीं हूँ लड़की को या लड़के को या किसी को जिसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, हम नहीं जानते, तो हम कैसे कर पाएंगे? हमारा तो कोई राइट ही नहीं है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये केसेस अगर, क्योंकि ये कॉग्निजेबल केसेस है, कोई भी इस केसेस में काफी गंभीर अपराध है, ये केसेस में कोई भी फाइल कर सकता है कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है, वो चाहे उसका लीगल गार्डियन हो या कोई एनजीओ, आप कोई एनजीओ हो या कोई रिलेटिव हो, आप डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से हो या स्टेट लीगल अथॉरिटी से या नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विसेज से हो या कोई सोशल वर्कर हो, कोई लीगल लेबर इंस्पेक्टर या लेबरर्स हो, डिपार्टमेंट कोई रेलवे का या कोई अदर पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है, कोई नर्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल के कोई अथॉरिटी या कहीं से भी आप हो, या कोई भी इंसान, मतलब मैं इन सब में कोई भी नहीं हूँ, बट मुझे इंसिडेंट या घटना के बारे में पता है, ऐसा हो रहा है और मैं रोक सकती हूँ, तो मैं जाऊंगी, तो मैं भी कंप्लेनेंट हो सकती हूँ। कोई भी जो सोचता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो पुलिस के पास जा सकता है और कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। पुलिस के पास ही नहीं, आप ऑनलाइन में भी रजिस्टर कर सकते हो या फिर फोन पे भी रजिस्टर कर सकते हो, और विक्टिम जो है खुद ये जाके भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा अगर क्राइम दिख रहा है, आपको चुप नहीं बैठना है, आपको जाके इसको आगे बढ़ना है ताकि प्रॉपर इसको प्रोसीडियर्स होके इस क्राइम को, इस जुर्म को हम रोक पाए। कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं ये भी बहुत जरूरी है। आप एनसीपीसीआर के पास जाके रिपोर्ट कर सकते हो, आपके पुलिस स्टेशन पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो चाइल्ड प्रोसीडियर कमिटी है उनके पास जाके काम रिपोर्ट कर सकते हो। फिर सीडब्ल्यूसी में अगर बच्चे हो तो उनके बारे में केस रिपोर्ट कर सकते हो। चाइल्ड लाइन है उनके पास कर सकते हो।
जो विमेन हेल्पलाइन नंबर है उनके पास कर सकते हो। हमारे जो ऑनलाइन सुविधाएं है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है, साइबर दोस्त, वहां पे जाके आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वहां पे भी जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। तो प्राइमरीली कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में ही दर्ज करना चाहिए। तो जहाँ पे आप सपोज ये सारे जगह पे आप कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप ये कंप्लेन जो आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां जाके आप ये दर्ज कीजिए। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आप जरूरी नहीं है कि काफी बार ऐसा होता है कि कहीं और हो रहा है घटना, बट अभी अगर कंप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने लास्ट सेशन में ये बोला था कि 0 FIR के बारे में। 0 FIR होता है कि आप कहीं पे भी आप दर्ज कर सकते हो अपना कंप्लेन, एंड वो जो राइट पुलिस स्टेशन या राइट जुरिस्डिक्शन जिस पुलिस स्टेशन का होगा वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। आपको जरूरी है कि आप ये FIR कंप्लेन लॉन्च करें ताकि FIR हो पाए एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होके ये क्राइम को हम रोक पाए। तो FIR क्या है? मैं FIR बोले जा रही हूँ, बट FIR क्या है? FIR है एक फॉर्मल रिकॉर्ड जो पुलिस चौकी पे जो पुलिस रहते हैं, जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं जो क्राइम आप बोल रहे हो कि ऐसा कुछ हो रहा है या इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि इनका तस्करी हो सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं एविडेंस के साथ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सारे एविडेंस को वहां पे दे दो। और ये FIR जो है हमारे सेक्शन 154 CRPC में इसका उल्लेख है। एंड FIR के बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चालू हो सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ कॉग्निजेबल, जहां पे गंभीर अपराध है वहां पे बहुत ही अहम है कि FIR हो ताकि पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर पाए। अब FIR तो समझ गया कि पुलिस रजिस्टर कर लिया, बट क्यों जरूरी है ये भी बहुत जरूरी है कि हम ताकि इन्वेस्टिगेशन हो पाए। और ये FIR में क्या क्या जरूरी है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, जो रेलेवेंट सेक्शंस है वो जाना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए जब FIR लॉन्च हो रहा है या रजिस्टर हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो रेलेवेंट सेक्शन है, सपोज एक चाइल्ड मैरिज का केस है, आप डेफिनेटली उसमें ऑर्गन ट्रैफिकिंग का सेक्शंस नहीं लगा सकते। जो रेलेवेंट सेक्शंस होगा वो रेलेवेंट सेक्शंस उस पे लगे। डिटेल ऑफ द सोर्स, ट्रांजिट, डेस्टिनेशन, कहाँ से हो रहा है, पूरा डिटेल, कहानी कैसे बिल्ड अप हुआ है, वो जितना आपको पता हो वो FIR में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर कोई टेलीफोन कॉल हुआ था या फिर कोई इंटरनेट पे स्पेशली ऑनलाइन सेक्सुअल या ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन केसेस में अगर कोई वेबसाइट हुआ था या टेलीफोन कॉल हुआ था या कोई सस्पेक्ट है, ये सारे डिटेल्स भी उस FIR में होनी चाहिए ताकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में इजियर रहे। अगर आप कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिए थे तो आपको देखना चाहिए कि कोई मटेरियल या कोई ऑब्जेक्ट, अगर वहां से आप वो इन्वेस्टिगेट जहां से आप किसी को रेस्क्यू किए हो, वो सब सीज जो हुआ है उनका डिटेल्स मेंशन होना चाहिए। जो ऑफिसर या फिर जो साथ में वो रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे उनका डिटेल में उनका नाम एंड डिटेल होना चाहिए ताकि लेटर ऑन जब इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई जांच पहचान या फिर कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो उनसे कर पाए। एंड अगर कहीं ऐसे सिचुएशन होता है, काफी बार मैंने देखा है कि फिजिकल अब्यूज दिख जाता है, तो वो फिजिकल अब्यूज या फिर इंजरी, कोई कट मार्क या फिर ब्रूज्ड आईज, ये सब हो सकता है, या फिर ट्रॉमा अगर दिखे तो वो भी आप कोशिश कीजिएगा आपको पुलिस को बोलने के लिए कि ये सब भी नोट डाउन करें FIR में। लेटर ऑन ये काफी यूजफुल होता है जब हम लोग केस को आगे लेके बढ़ते हैं। तो आप काफी बार जब केस FIR से आगे बढ़ती है तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि 161 स्टेटमेंट। तो ये क्या है 161 स्टेटमेंट या 164 स्टेटमेंट, कैसे होता है, क्या है, ये जरूरी है। तो 161 स्टेटमेंट होता है जब पुलिस जो विटनेस है, एक्यूज्ड है, विटनेस है, उनका पूरा जो बयान है, जो विक्टिम है उनका बयान है, वो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर या आयोग करते हैं। एंड आपको ये ध्यान देना चाहिए
स्पेशली इन केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, जो ITPA एक्ट में सेक्शन 15 में बोला जाता है, जब कोई विक्टिम लड़की हो, फीमेल विक्टिम हो, तो उनका कोई लेडी पुलिस ऑफिसर या तो कोई फीमेल के सामने ही उनका बयान लिया जाए, कोई लड़का नहीं ले, कोई मेल पुलिस ऑफिसर ना ले, अगर ले भी तो कोई लेडी उनके साथ प्रेजेंट रहे. दैट इज एसेंशियल अंडर सेक्शन 15 ऑफ द ITPA एक्ट. ऑल्सो ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो जो विक्टिम है वो कंफर्टेबल हो, वो डरी हुई ना हो. डरी तो डेफिनेटली होगी, बट कंफर्टेबल हो कि वो बात कर पाए, कि कोई ऐसा आसपास में ना हो कि वो खुल के बात नहीं कर पाए, ऐसा सिचुएशन ना हो, ताकि जहां पे भी वो कंफर्टेबल हो वैसे जगह पे आप ध्यान दीजिएगा कि उनका ये 161 स्टेटमेंट वहीं पे रिकॉर्ड हो. और रिकॉर्डिंग ऑफ द विटनेस स्टेटमेंट, स्पेशली पर्सन अंडर 15 ईयर वुमेन शैल बी डन एट द प्लेस वेयर शी इज कंफर्टेबल. जैसे कि मैंने बोला कि ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि स्पेशली अगर वो 15 वर्ष के नीचे हो, कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो. सपोज काफी बार ऐसा देखा गया है कि वो पुलिस स्टेशन में बैठ के बयान देने के लिए काफी कंफर्टेबल नहीं है, तो आप देखिए कि कहीं और बैठ के अगर वो स्टेटमेंट ले पाए पुलिस, तो वो आपको ध्यान देना चाहिए. और ये भी ध्यान देना चाहिए, आप जब आईओ रिकॉर्ड करें ये स्टेटमेंट्स ना, तो ये भी गौर करने की बहुत जरूरी है कि कोई हार्म फैक्टर्स, सपोज आज मैंने ठीक है इसको ये लड़की का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, बट ये लड़की अपने मम्मी पापा के साथ ही बेस्ट रहेगी. बट ये देखना चाहिए कि हार्म फैक्टर्स अगर कुछ है, शायद वापस अगर जाती है मम्मी पापा के पास तो फिर से उसका शोषण हो सकता है. तो ये अगर ऐसा फैक्टर्स दिखे तो आईओ को वो सारे हार्म फैक्टर्स भी यहाँ पे 161 में रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए. अब 164 स्टेटमेंट, हमने ये भी सुना होगा कि 161 के बाद 164 स्टेटमेंट आता है. अब 164 स्टेटमेंट क्या है? 164 स्टेटमेंट है जो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है. वो जब बात करते हैं विक्टिम से, तो उनका जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग 164 स्टेटमेंट अंडर द CRPC बोला जाता है. एंड ये हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा प्रोलॉन्ग या डिलेड ना हो जाए, क्योंकि काफी बार इंसिडेंट में क्या हुआ वो भूल जा सकते हैं, या काफी बार क्या करते हैं जो अक्यूज्ड है वो मैनिपुलेट या चेंज करने का कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल घटना घटी है इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करते हैं. तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अननेसेसरी जो डिले है वो ना हो 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में. एंड काफी बार ये हो सकता है कि कंफर्टेबल नहीं हो वो विक्टिम ओपन कोर्ट में खुल के बात करने के लिए, एंड ताकि स्कोप भी काफी बार अक्यूज का कोई इंसान हो सकता है, या फिर उनको कंफर्टेबल नहीं हो, एम्बैरेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इन कैमरा रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, और ये हमारे जो आईओ को एक प्रेयर डाल सकते हैं इन दिस केस, जो सेक्शन 327 CRPC के तौर ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि इन कैमरा, मतलब बंद कोर्ट में सिर्फ जज रहेंगे एंड जो नेसेसरी पर्सन है उनके वकील ये लोग रहेंगे जब ये रिकॉर्डिंग हो. ये साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बोल के एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वहां पे भी इसका उल्लेख है. तो अगर जरूरत पड़े कि कोई केस आप आए हो इसके सम्मुखीन और वहां पे विक्टिम इज नॉट कंफर्टेबल कोर्ट में जाके बोलने का, तो आप आईओ को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो एक कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट डाले अंडर सेक्शन 327(2) ऑफ द CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको भी वो रेफर कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शंस डाले हैं कि ऐसा अगर क्राइम होता है बॉन्डेड लेबर के केसेस में, तो IPC के कौन कौन से धाराएं लग सकती है. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कुछ सेक्शंस जो लग सकते हैं, CLPRA चाइल्ड लेबर के एक्ट में और बॉन्डेड लेबर के एक्ट में, SC/ST एक्ट से भी सेक्शंस इन बॉन्डेड लेबर्स के केसेस में लग सकते हैं. ये कुछ अहम सेक्शंस हैं, मैंने सिर्फ मेंशन किया है यहाँ पे. इन केस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन IPC के सेक्शंस लग सकते हैं, JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट,
इन ITPA के केस सेक्शंस लग सकते हैं, पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के सेक्शंस लग सकते हैं, एंड SC/ST एक्ट के भी सेक्शंस लग सकते हैं। सिमिलरली चाइल्ड मैरिज के केस में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शंस लग सकते हैं, यहाँ पे कुछ सेक्शंस है, JJ एक्ट के लग सकते हैं, एंड IPC के भी सेक्शंस लग सकते हैं। एंड ऑर्गन ट्रैफिकिंग यानी कि हमारे अंग का जो तस्करी होता है, उसमें हमारा एक स्पेसिफिक एक्ट है जो मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जो स्पेसिफिक एक्ट है उनका सेक्शंस लग सकता है, IPC का भी सेक्शंस लग सकता है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं सिर्फ काफी बार मैंने देखा है एक्चुअली रियल टाइम केस में कि सिर्फ IPC का सेक्शंस लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। अगर केसेस ऐसा हो रहा है तो हमें देखना चाहिए कि सख्त से सख्त एंड ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस उसमें लगे, ताकि बाय चांस एक सेक्शन छूट जाता है या उसको प्रूफ नहीं कर पाते तो हम दूसरे सेक्शन को लेके आगे बढ़ सकते हैं केस को। तो ये ध्यान रखना चाहिए, और ताकि हर केस में जैसा जिसका केस है वैसा सेक्शंस उस पे लगे। लाइक आई सेड अर्लियर कि चाइल्ड लेबर का सेक्शन डेफिनेटली ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केस हो भी सकता है, बट ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस सेक्शन डेफिनेटली चाइल्ड लेबर केस में अगर नहीं हो तो नहीं लग सकता है। तो ये सब हमें ध्यान देने की बहुत जरूरी है और बहुत ही अहम है। मैं एक छोटे में यहाँ पे और एक चीज बोल दे रही हूँ कि ये सब तो हमने ट्रेडिशनल वेज जो जैसे मानव तस्करी हो रहा है आजकल, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक जब ऑनलाइन यूज काफी बढ़ गया है, हम लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि काफी सारे ऑनलाइन में एक्सटॉर्शन बढ़ रहा है। सो ऑनलाइन शोषण का भी काफी तरीके का हो रहा है। तो जैसे कि साइबर स्टॉकिंग बोल रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली कोई विक्टिम को कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहे हैं, ऑनलाइन में मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट ये क्राइम है। तो IPC और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के को आगे लेते हुए हम लोग इसको भी कंप्लेन हिसाब से दाखिला कर सकते हैं। और फिर साइबर बुलिंग भी होता है कि कॉन्स्टेंटली किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, एम्बैरस कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, है ना। तो ये सब भी ये भी एक क्राइम ही है जो IPC में एंड अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये इसको क्राइम माना जाता है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इज ऑन अ राइज। हम लोग ये काफी देख रहे हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी काफी बढ़ रहा है, कि ऑनलाइन में ही कोई बच्चे का या किसी भी इंसान का शारीरिक शोषण हो रहा है, लाइक उनका वीडियोस या कुछ पोस्टर्स, या वो डायरेक्टली ऑनलाइन बैठे हैं, उनका ऐसे वीडियोस चल रहा है। तो ये भी एक क्राइम है, डेफिनेटली ये पॉक्सो के भी अंडर जाएगा, और अगर बच्चे हो तो, और IPC तो है ही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर भी ये क्राइम है। एंड अनवांटेड एक्सपोजर, कोई वीडियोस, साउंड क्लिप्स, ये सब तरीके हैं कि आगे बढ़े। पहले वीडियोस भेजेंगे, फिर फोटोज, फिर बोलेंगे कि मिलो, फिर जाके उनका तस्करी भी हो सकता है। तो हमें एट द फर्स्ट रूट, फर्स्ट स्टेप में ही हमें इसको रोकना होगा ताकि ये आगे बढ़ ना पाए। तो हमको सिर्फ हमें ही नहीं इसके बारे में जागृत करना चाहिए, बट हमारे पूरे सोसाइटी को, हमारे कम्युनिटी को एक साथ इसके बारे में प्रचार करना चाहिए, ताकि ऐसा चीज आगे बढ़ ना पाए, हम लोग एकदम सोर्स पे ही इसको रोक पाए और प्रिवेंट कर पाए। अभी मैं एक लास्ट पोल करने वाली हूँ, रिक्वेस्ट करूंगी आप इन पे जो आपको लगता है कि जो सही उत्तर होगा उस पे आप क्लिक कीजिए। ये बेस्ड है हमारे जो सेकंड भाग है उसके बेसिस पे। सो यहाँ पे है प्रश्न है, victim may be nervous, shy, have discrepancy in what they speak, show signs of physical abuse. Okay. The last question is, only victims of human trafficking or their parent guardian can file a complaint before police. तो हमने ये सेशन में डिस्कस किया था कि सिर्फ विक्टिम या उनके गार्डियंस ही कर पाए कंप्लेन, और कोई नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ विक्टिम्स या उनके गार्डियन। आपको क्या लगता है, हाँ या ना? हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, हाफ टाइम ओवर हो गया है। रिक्वेस्ट करूंगी सबको इस पोल में पार्टिसिपेट करने के लिए।
सिर्फ जो पीड़ित है या उनके गार्डियन या माँ बाप है, सिर्फ वही कंप्लेन कर सकते। हम और आप या कोई और इसमें कंप्लेन लॉज नहीं कर सकते पुलिस के सामने या कोई जो माध्यम है उनके सामने हम लोग कंप्लेन लॉज नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, हाँ या ना? थैंक यू। तो बिल्कुल मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। हम लोग ऐसा नहीं है, ये कोई भी सिर्फ विक्टिम या उसके पेरेंट्स और गार्डियन ऐसा बात नहीं है, कोई भी कंप्लेन लॉज कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था एक स्लाइड में, हमने डिस्कस किया था इस स्लाइड में कि कोई भी कंप्लेन कर सकता है, नॉट जस्ट द पीड़ित और उनके पेरेंट्स या गार्डियन, कोई भी इंसान जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो और ये सिचुएशन से उनको लगता है कि तस्करी हो रहा है या हो सकता है, वो डेफिनेटली ये कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। आपका अगर अभी कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न डाल सकते हैं हमें, हम उनका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। या कुछ भी आपको अगर कुछ थॉट्स या कोई कुछ बताना है सेशन के बारे में या कुछ अगर क्लैरिटी नहीं हो आप पूछ सकते हो। हमारा टाइम भी काफी अभी पार कर चुके हैं, तो आपको अगर क्विकली अगर कुछ पूछना है या कोई सवाल है या कुछ बताना है तो आप बता सकते हो, नहीं तो सेशन आज के लिए ओवर है। मैं हिमांशु के पास सोमा एक क्वेश्चन है सोमाश्री रमेश जी का कि मोस्ट ऑफ द टाइम ओआईसी सेज दैट द गार्डियन कैन ओनली लॉज एफआईआर। ऐसा नहीं है, कोई भी कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। मतलब कि उनको ये पर्सनली चैलेंज जो इशू को दिखता है, लाइक यू नो ही पर्सनली फेस दिस इशू ऑफ सिचुएशन, यहाँ पे सिर्फ लाइक ओआईसी बोलते हैं कि गार्डियन को ही यू नो एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, तो उस केस में क्या करना चाहिए? मतलब कि नहीं, आप उनको बताइए कि ऐसा लीगली प्रोविजंस है कि कोई भी इंसान लॉन्च कर सकता है कंप्लेन। अगर कोई प्रश्न ना हो तो हिमांशु, वुड यू टेक ओवर? Yeah, sure. So first of all, thank you and धन्यवाद प्रिंसी एंड सोमशी, जिससे केस स्टडीज एंड एवरीथिंग डिटेल में जैसे आपसे अपने ट्रेनिंग दी। मुझे आशा करता हूँ कि सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का हमने आंसर कर दिया है। अगर पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा, अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग पूछने हैं या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर पूछने हैं, सो info@space2grow.in पर हमको क्वेश्चंस भेजिए, हमारी टीम उन क्वेश्चंस का आंसर करेगी। हम अभी चैट बॉक्स में डाल देते हैं उसके ईमेल आईडी। और साथ में आई वुड रियली लाइक टू थैंक पतेरिया मैम, अनुज, सोमश्री, प्रिंसी and all the participants, and a special thank to Jharkhand State Livelihood Promotion Society for making this webinar possible. अगले वेबिनार में हमको ज्वाइन करना ना भूलें। हमको लिंक्डइन पे आपके मेल्स पे और हम कम्युनिकेट कर देंगे अगली डेट क्या होगी फॉर द थर्ड सेशन फॉर दिस थिंग। By the time, have a great day and सुरक्षित रहिए and stay safe until we meet next. हिमांशु, I just want to add, रमेश जी आपका जो प्रश्न था ना, आप आप उनको ये तो बोलेंगे ही कि डेफिनेटली कोई भी कर सकता है, और आपको अगर कुछ उनको लीगल प्रोविजंस दिखाना है तो आप जो एफआईआर के लिए आपको वो बोलते हैं कि सिर्फ गार्डियंस और विक्टिम ही कर सकते हैं, तो आप उनको प्लीज बोलिए कि आप काइंडली सेक्शन 154 सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अकॉर्डिंग मेंशन्ड है स्पेसिफिकली कि कोई भी वो कंप्लेन एफआईआर जो है वो दर्ज कर सकता है। एंड कंप्लेन तो बहुत ही रेगुलर बात है, एफआईआर कोई भी इंसान कर सकता है।
स्पेसिफिकली एंड क्लियरली लिखा है सेक्शन 154 CRPC में. Thank you. Thanks a lot, Sumashi, for detailing it out. And thank you again for all the participants and panelists and trainers for joining the session. Thank you. Thank you, everyone. Thank Bye. you.